नमस्कार दोस्तों, एडू टॉक फॉर यू पे आप सभी का स्वागत है। अब आप हमारे फेसबुक पेज एडू टॉक फॉर यू से जुड़ सकते हैं और अपनी राय हमें बता सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दोस्तों, सही से समझिएगा। आप अपने पेन और कॉपी तैयार कर लीजिए, साथ में नोट्स भी बनाते चलिएगा। दोस्तों, आज बात करते हैं, चलिए, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहा जाता है। किसे दिया था? इसे दिया था आईपी पावलोव साहब ने। बहुत ही फेमस थ्योरी है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? आईपी पावलोव साहब ने दिया था। मूलतः रशियन थे, रशिया के रहने वाले थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सीखना को अनुबंधन कहा जाता है। कई बार आपसे कहा जाता है कि प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत क्या है? प्राचीन सीखना का सिद्धांत। प्राचीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहले आया था। सीखने की जो थ्योरी है, इसमें सबसे पहला थ्योरी जो कह सकते हैं मोटा मोटा, वो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत था। बस थॉर्नडाइक की थ्योरी इससे पहले आ गई थी। ठीक है, इसे कई अन्य नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम है इसके दोस्तों, समझ लेते हैं। इसका सबसे पहला नाम है क्लासिकी अनुबंधन। इसे प्रतिवादी अनुबंधन या रेस्पोंडेंट लर्निंग भी कहा जाता है। अनुबंधित उद्दीपक का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी कहा जाता है। टाइप एस सीखना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक का महत्वपूर्ण रोल होता है, जिस कारण से इसे टाइप एस सीखना भी कहा जाता है। दोस्तों, कठिन परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप एक मंजिल चुनिए और बिना रुके बिना थके उस पर चलते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों, तो आइए आगे देखते हैं। पावलोव को 1904 में उनके पाचन संबंधी अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस लिए दिया गया था? उनके जो पाचन संबंधी काम था उसके लिए दिया गया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा, 1904 में दिया गया था। और मस्तिष्क का जो सेरिबेलम वाला पार्ट होता है, सेरिबेलम जो होता है, वो आपके सीखने संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो न्यूरोतंत्रिका हमारी होती है, उसमें सेरिबेलम एक हिस्सा होता है मस्तिष्क के अंदर, वो सीखने के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आगे दोस्तों समझते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग में जो महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं, हर बार आपको उद्दीपक सुनने को मिलेगा। उद्दीपक क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। तो उद्दीपक का मतलब है जिसका ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके, वो उद्दीपक कहलाता है। ज्ञानेंद्रिय आपकी आँख, कान, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा के द्वारा आप जिसका ज्ञान कर सकते हैं, वो उद्दीपक कहलाता है। ठीक है, जैसे अभी आप ये सुन रहे हैं तो क्या हो रहा है? आपकी आंखें देख रही हैं और आपके कान सुन रहे हैं, अर्थात ये आपके लिए एक उद्दीपक का काम कर सकता है। अनुक्रिया, इसको देख करके आप रिस्पॉन्ड करते हैं, हाँ चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप मुझे इस पर कमेंट करना है, लाइक कर देना है, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकॉन प्रेस कर लेंगे। ये सारी अनुक्रिया हो सकती हैं इस वीडियो के प्रति। आपकी अनुक्रिया हो सकती है कि इस पे और नए नए तथ्य बनाया जाए, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाए। अनुबंधन क्या होता है? उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच का साहचर्य अनुबंधन कहलाता है। ये उद्दीपक है और ये अनुक्रिया, इन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो क्या कहलाता है? कंडीशनिंग कहलाता है। उसी को हम सीखना कहते हैं दूसरी भाषा में। जैसे किसी विशेष भोजन को याद करके आपके मुंह में पानी आ जाता है, तो क्या हुआ? भोजन आपका उद्दीपक हो गया। भोजन क्या हो गया? आपका उद्दीपक हो गया। और अनुक्रिया क्या हो गया? मुंह में पानी आ जाना। जैसे मान लीजिए आपका फेवरेट कोई फूड है, वो आपके सामने आ जाता है, या उसका आप केवल इमेजिनेशन करते हैं, उसकी परिकल्पना बनाते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, अचानक से आपके मुंह में पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके उस विशेष भोजन के प्रति एक विशेष अनुक्रिया जो है, दोनों फिक्स हो गई है। तो उद्दीपक जो आपका भोजन है, अनुक्रिया मुंह में पानी आ जाना, लार टपकने लगना, या फिर आपको उसकी याद आ जाना, वो अनुक्रिया है। क्यों हो रही? क्योंकि आपके उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच का अनुबंधन है। दोस्तों, अब इसी से आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, अपने डेली लाइफ के घटनाओं को समझ सकते हैं केवल इस विशेष एग्जाम्पल की मदद से। किसी विशेष व्यक्ति के बारे में सोचकर गुस्सा होना क्या हो जाएगा? विशेष व्यक्ति उद्दीपक हो जाएगा। सोचकर गुस्सा हो जाना क्या कहलाएगा? अनुक्रिया कहलाएगा। और इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या कहलाएगा दोस्तों? अनुबंधन कहलाएगा। एग्जैक्टली समझ में आई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। इसके प्रमुख भागों को देख लेते हैं। देखिए, उसमें प्रमुख भाग जो सबसे पहला है वो है स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है? स्वाभाविक उद्दीपक एक ऐसा उद्दीपक है जिसके अंदर प्राकृतिक रूप से अनुक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जैसे भोजन। अब भोजन को आप देखते हैं तो आपके मन में
उसको खाने की इच्छा होती है, उसके प्रति एक विशेष अनुक्रिया होती है, तो वो एक स्वाभाविक उद्दीपक है। अर्थात ऐसा कोई भी उद्दीपक जिसके प्रति या जिसके अंदर ये योग्यता हो कि वो अनुक्रिया उत्पन्न कर दे आपके अंदर। जैसे मान लीजिए कहीं साउंड है, कोई घंटी बजी, या मान लेते हैं कि घर के बाहर कोई जा रहा है, एक विशेष व्यक्ति एक विशेष तरह की आवाज़ निकाल रहा है, तो आप सोच लेते हैं अच्छा ये सब्जी वाला होगा, ये जो है ये बेचने वाला है, ये फल बेचने वाला। क्यों? क्योंकि वो उद्दीपक है और आपके अंदर अनुक्रिया उत्पन्न कर दे रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। स्वाभाविक अनुक्रिया यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, इसे हम कहते हैं UCS यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, अगला है आपका स्वाभाविक अनुक्रिया, ये कहलाएगा UCR। UCR क्या होता है? जब स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया होती है उसे हम कहते हैं स्वाभाविक अनुक्रिया। जैसे अगर हम स्वाभाविक उद्दीपक यहाँ पे भोजन मान लेते हैं, तो भोजन के प्रति जो अनुक्रिया होगी आपको उसकी याद आ जाएगी, मुंह में पानी आ जाएगा, उसे ही हम कहेंगे स्वाभाविक अनुक्रिया। बहुत ही सिंपल शब्दों में इसे समझने का प्रयास करिए, ज़्यादा आप क्लिष्ट शब्दों के ऊपर फोकस मत करिए। आपका स्वाभाविक उद्दीपक हो जाता है UCS यानी कि एक ऐसा उद्दीपक जिसे देख या जिसके अंदर ये योग्यता हो कि अनुक्रिया उत्पन्न करे, और जो अनुक्रिया उत्पन्न होगी वो कहलाएगा UCR। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? अनुबंधित उद्दीपक है यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस है। ये क्या होगा? एक ऐसा उद्दीपक जिसे स्वाभाविक उद्दीपक से कुछ सेकंड पहले, क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक से कुछ सेकंड पहले बार बार रखने पर वह भी स्वाभाविक उद्दीपक के गुण को धारण कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है? अनुबंधित। अनुबंधित आप कहते नहीं कि आपने किसी से क्या करार कर लिया है, यानी कि आपने किसी के साथ अनुबंध कर लिया है। तो जब स्वाभाविक उद्दीपक यहाँ पे क्या था? भोजन था। स्वभावतः ही हमारे अंदर जो है एक अनुक्रिया उत्पन्न कराता है, तो आप घंटी को इसके साथ क्या कर रहे हैं? अनुबंधित कर रहे हैं, यानी कि बेल को आप पहले ला रहे हैं, उसके बाद आप क्या लेके आ रहे हैं? फूड लेके आ रहे हैं, भोजन लेके आ रहे हैं। तो कई बार आप बेल ले बजाते हैं, उसके बाद तुरंत खाना दे देते हैं, फिर बेल बजाते हैं, फिर खाना दे देते हैं, फिर बेल बजाते हैं, फिर खाना दे देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? आप अनुबंध कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं। अब क्या होगा? जब बार बार ऐसी अनुक्रिया होगी तो एक अनुबंधित अनुक्रिया होने लगेगी। क्या होगा इसमें? कि अब जो अनुक्रिया केवल भोजन से होती थी, अब वो केवल घंटी बजाने से होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने घंटी और भोजन को जोड़ दिया है। अब अनुमान हम लगा लेंगे कि घंटी बजी, इसका मतलब भोजन करना। जैसे स्कूल की घंटी बजती है, तुरंत आप अपना टिफिन खोल देते हैं, और जब लास्ट में बजती है तो आप बस्ता लेके अपना भागने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक अनुबंधित अनुक्रिया बना ली है, अपने घंटे की आवाज़ और छुट्टी होने को जोड़ दिया है। या दोपहर का घंटा लगता है तो आप उसे खाने के टिफिन से जोड़ चुके हैं। इतनी बात क्लियर हो यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ, बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट था, कुत्ते पर पावलोव ने किया। इन्होंने क्या बताया कि एक भूखा कुत्ता होता है, उसे पावलोव साहब क्या करते हैं? एक कमरे में बंद करते हैं। कमरा कुछ इस तरह से होता है कि डॉग जो है मूव नहीं कर सकता है, यानी कि डॉग हिल नहीं सकता है। इस तरह से उसे जो है वो सेट कर देते हैं। उसके मुंह को बांध दिया जाता है। उसके सलाइवा का जो पाइप लाइन होता है, जहाँ से सलाइवा का सिक्रेशन होता है, जहाँ से लार निकलता है, उसमें जो ऑपरेशन करके एक पाइप डाल देते हैं, और यहाँ पे क्या होता है? उसे फूड दिखाया जाता है, यानी कि फूड दिया जाता है, हड्डी दी जाती है। अब डॉग क्या करता है? जब इसे देखता है तो उसके मन में जो है उसे खाने का विचार आता है, और फलस्वरूप क्या होता है कि सलाइवा का सिक्रेशन होता है, यानी कि वो लार टपकाता है। वो लार क्या होती है? एक कीप में, एक पीपे में इकट्ठा होती रहती है। पावलोव क्या देखते हैं कि जैसे ही भोजन दिया जाता है, डॉग सलाइवा का सिक्रेशन करता है। कई बार भोजन दिया जाता है, वो सलाइवा का सिक्रेशन होता है। अब पावलोव क्या करते हैं? अब वो ये देखना चाहते हैं कि क्या इसे किसी चीज़ के साथ संबद्ध किया जा सकता है। तो वो कमरे में पहुंचते हैं और वो क्या करते हैं कि एक घंटी बजाते हैं।
घंटी बेल की साउंड देते हैं, बेल का आवाज प्रोड्यूस करते हैं और उसके तुरंत बाद जो है उसे भोजन दे देते हैं। अब क्या होता है कि बेल बजाई जाती है, तुरंत भोजन दे दिया जाता है, यानी कि बेल बजाई जाती है, उसके तुरंत बाद जो है भोजन दे दिया जाता है, फूड दे दिया जाता है। फिर बेल बजाई जाती है, फिर फूड दे दिया जाता है, बेल बजाई जाती है, फूड दे दिया जाता है। तो ये जो इसके अंदर है डॉग, इसने ये अनुमान लगा लेता है, ये सीख जाता है कैसे, अनुबंधन के द्वारा, कंडीशनिंग के द्वारा, कि जब भी बेल बजाई जाएगी तो उसके तुरंत बाद मुझे खाना खाने को मिलेगा। कुत्ते ने क्या किया है कि एक घटना को सीख लिया है। इसी को पावलोव ने अपने शब्दों में क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी कही है। इसे प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत कहा है, इसे प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कहा है, इसे टाइप एस थ्योरी या उद्दीपक के सीखने का सिद्धांत कहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक उद्दीपक को, स्वाभाविक उद्दीपक को अनुबंधित उद्दीपक के साथ जोड़कर सीखना बताया है। तो अब पावलोव इस एक्सपेरिमेंट से, इस प्रयोग से ये बताना चाहते थे कि हम अगर चाहें तो किसी स्वाभाविक उद्दीपक को किसी तटस्थ उद्दीपक से या फिर किसी अनुबंधित उद्दीपक से जोड़ करके किसी को कुछ भी सिखा सकते हैं। लेकिन उसमें उन्होंने एक लेकिन शब्द जोड़ा और कहा कि जो हमारा स्वाभाविक उद्दीपक होगा यानी कि यूसीएस, और जो हमारा अनुबंधित उद्दीपक होगा यानी कि सीएस। यूसीएस क्या है? भोजन, और घंटी, इन दोनों के जो पेयरिंग का समय होगा, इनको जोड़ने का समय होगा, वो कुछ सेकंड का होगा, यानी कि 2 या 3 सेकंड। आप जैसे ही घंटी बजाते हैं उसके तुरंत बाद भोजन को देना पड़ेगा, नहीं तो कुत्ता ये अनुमान लगा लेगा कि हो सकता है इसके बाद ना मिले या उसके बाद कोई दूसरी घटना हो जाए। तो उन दोनों के बीच के गैप को आपको नहीं रखना है। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या हुआ जब कंडीशनिंग नहीं हुई थी, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक यूसीएस, अनकंडीशनड स्टिमुलस रिस्पांस, स्वाभाविक उद्दीपक इसे कहा जाता है यूसीएस। ये क्या है आपका भोजन से बहुत ही ठीक से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मैं पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो स्वाभाविक उद्दीपक के परिणाम स्वरूप क्या होता है? स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे समझिए कि जब भी भोजन दिया जाता है, भोजन को हम देखते हैं तो हमारे मन में सलाइवा का सिक्रेशन होता है, हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो स्वाभाविक उद्दीपक है भोजन, बहुत ही स्वाभाविक है कि हम जब किसी चीज़ को देखेंगे, किसी प्रिय वस्तु को, भोजन को देखेंगे तो हमारे मुंह में सलाइवा का सिक्रेशन हो जाएगा। तो इसे यूसीएस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, उसके प्रति हमारा जो है अनकंडीशन क्या होगा? रिस्पॉन्स होगा। ये आप समझ लीजिएगा, ये अनकंडीशन जो रिस्पॉन्स है ये यहाँ पे है, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अनकंडीशनल स्टिमुलस, ये रिस्पॉन्स जो टर्म है, वर्ड है, वो यहाँ पे आएगा। अब आपने क्या किया? अब आप क्या कर रहे हैं कि अनुबंधित उद्दीपक, अब आप इसको जोड़ रहे हैं किसके साथ में? स्वाभाविक उद्दीपक के साथ में। तो स्वाभाविक उद्दीपक का था आपका भोजन था, अनुबंधित उद्दीपक किसके साथ जोड़ रहे हैं? बेल के साथ जोड़ रहे हैं। तो बेल आपका क्या हो जाएगा? घंटी क्या हो जाएगी? वो अनुबंधित उद्दीपक हो जाएगी। अब आप अनुबंधन करा रहे हैं, अब आप इसे जोड़ रहे हैं। तो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति जो स्वाभाविक अनुक्रिया होती थी, यानी कि भोजन को देख करके सलाइवा का सिक्रेशन आना, मुंह में पानी आ जाना, लार का आ जाना। अब आपने घंटी को जोड़ दिया, यानी कि घंटी बजाई, उसके बाद भोजन दे दिया, फिर आप देखते हैं कि उसके प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, आपके मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। पहले क्या होता था, एक बार फिर से देख लीजिए। पहले भोजन दिया जाता था, उसके परिणाम स्वरूप स्वाभाविक अनुक्रिया होती थी, यानी कि भोजन को देख करके लार का आ जाना। अब क्या हो रहा है कि आप घंटी यानी कि अनुबंधित उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि भोजन के साथ जोड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है, मुंह में पानी का आ जाना। अब कंडीशनिंग हो गई है, यानी कि अब जो प्रयोग करता है, एक्सपेरिमेंटर करता है, यानी शिक्षक है जो भी प्रयोग कर रहा है वहाँ पे, अब उसने क्या किया कि दोनों का अनुबंधन बना दिया है। अनुबंधन हो गया तब क्या होगा कि केवल घंटी बजने से ही मुंह में सलाइवा का सिक्रेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब व्यक्ति के दिमाग में उस पावलोव ने जिस डॉग पे प्रयोग किया था उसके मन में ये फिट हो गया है
कि अब घंटी बजी है तो भोजन जरूर आएगा। इतनी सी बात है, यानी कि अब आप कह सकते हैं कि अनुबंधन होने के बाद केवल घंटी के बजने से मुंह में पानी का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये दिमाग में एकदम अनुबंध हो चुका है, अनुबंधन बन चुका है कि इस घटना के बाद ये घटना जरूर होगी। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन को देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग का यूज़ होता है दोस्तों। तो स्कूल में विषयों उनके प्रयोग को जोड़ा जा सकता है। जैसे आप कोई विषय सिखा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को बता रहे हैं, तो आप उनके प्रयोग को जोड़ सकते हैं। तो अब जब कभी बच्चे अपने डेली लाइफ में उसको देखेंगे तो तुरंत वो उनको चीज़ें याद आ जाएंगी कि हाँ, इस तरह से हमारे टीचर ने बताया था या इस तरह से इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा कई सारे चिकित्सा सिद्धांत बनाए गए हैं जिसमें जो एवर्जन थेरेपी यूज़ की जाती है, फ्लडिंग यूज़ की जाती है, व्यवस्थित संवेदीकरण जो है, क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि आपके प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत पे आधारित चिकित्साएं हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि कई सारे टीवी ऐड अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए क्लासिकल कंडीशनिंग का यूज़ करते हैं, यानी कि एक विशेष शब्द बोलते हैं, उसके बाद अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। अब आपने क्या किया है कि अनुबंध बना लिया, अपने दिमाग में कंडीशनिंग कर ली है कि हमें अगर ये पर्टिकुलर शॉप खरीदना है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेना है तो इसी कंपनी का लेना है, क्योंकि ये जो है हमें इन चीज़ों को प्रोवाइड करा देगा। तो ये भी क्लासिकल कंडीशनिंग का लेटेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हैं। इनके अलावा हर सिद्धांत की आलोचना होती है। इनकी भी आलोचना, जैसे जो संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे, संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक में प्रमुख रूप से टॉलमैन साहब का नाम आता है। इन्होंने कहा कि सीखने के लिए पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि पावलोव साहब मानते थे कि जब हमें किसी को सिखाना है तो हमें उसे पुनर्बलन देना पड़ेगा। जैसे इनके प्रयोग में जो भोजन है वो पुनर्बलन का काम कर रहा है, रेनफोर्समेंट का काम कर रहा है। टॉलमैन साहब कहते थे नहीं, हमें सिखाने के लिए उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सीखे गए चीज़ों को प्रकट करने के लिए हमें पुनर्बलन की आवश्यकता पड़ती। तो यहाँ पे इनकी आलोचना होती है इस बिंदु को लेकर के। इसके अलावा पावलोव साहब क्या कहते थे, अभी नेक्स्ट भी बताया कि जब हम कई बार स्वाभाविक उद्दीपक को अनुबंधित उद्दीपक के साथ जोड़ते हैं, बार बार पेयर बनाते हैं, उसके साथ एसोसिएशन करते हैं, तब जाके अनुबंधन होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए कोई गर्म बर्तन रखा हुआ है, उस पर आपके फिंगर टच हो जाते हैं, उंगलियां टच हो जाती, तो एक ही बार में आप तुरंत हटा लेते हैं और भविष्य में कभी भी आप उस पर जानबूझकर हाथ नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे पावलोव साहब को चैलेंज किया जाता है, चुनौती दी जाती है, उनकी आलोचना की जाती है कि आप तो कहते थे कि कई बार के प्रयोग से, कई बार के पेयर से चीज़ें हम सीखते हैं, यहाँ पे तो एक ही बार में हो जा रहा है सीखना, ये कैसे संभव है। इसके अलावा जो पावलोव की कंडीशनिंग थ्योरी है उसके लिए एक हमें प्रयोगशाला की नीड होती है, एक विशेष सेटिंग में ही हम उस चीज़ों को कर सकते हैं, इसलिए इनकी आलोचना होती है इस बिंदु पर। आइए इनके कुछ प्रमुख प्रश्न को देख लेते हैं। प्राचीन अनुबंधन का जो सिद्धांत है उस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसे लिया है कि जो चीज़ें आपने ऊपर समझी है उसी के आधार पर आप इसका उत्तर दे सकें। तो पहला क्वेश्चन है, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था दोस्तों? डॉग पे प्रयोग करके किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पावलोव के प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत को और किन नामों से जाना जाता है? दोस्तों ये पूरी लिस्ट आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा जितने नाम मैंने बताए हैं, इसके अलावा अगर कहीं आपको कोई नाम मिल जाता है तो उसको भी ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि पावलोव के प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन है कि अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं के बीच की संगति है, यानी कि उद्दीपक और किसके बीच की जो है ये पेयरिंग है। तो दोस्तों ये उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच की पेयरिंग है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। नमस्कार दोस्तों।